लिए हमें महिला सशक्तिकरण लाना है। दूसरी अगर हम आवश्यकता पर ध्यान दें तो हमारी लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, और हम भारत के विकास की बात करते हैं तो जब तक हमारी आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तब तक हम विकास के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पर हम अगर IMF की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसने भारत के लिए बोला है कि अगर भारत की महिलाएं भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर दिया जाए, यदि उनका श्रम भी शामिल कर दिया जाए तो भारत की विकास दर है लगभग 27% तक बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें महिलाओं को शामिल करना है तो महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। तो हमें विकास, भारत के विकास को परिपूर्ण करने के लिए भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हमारे यहाँ लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है। अगर हम आज भी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। तो लैंगिक समानता को जब तक हमारा 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं नहीं होती हैं तब तक हम महिला सशक्तिकरण को सफल नहीं मान सकते हैं। तो हम लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए भी महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसी का ही देखें कि महिला सशक्तिकरण आवश्यक क्यों है, तो तीसरा पॉइंट है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लोकतांत्रिक देश का ही सीधा सीधा अर्थ है कि जहाँ पर हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र में हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। और इस क्षेत्र में भारत की आधी महिलाएं अगर छूट जा रही हैं या इसमें भागीदारी नहीं ले रही हैं तो हम इस लोकतांत्रिक सफलता भी आधी अधूरी ही मानी जाएगी। तो हमें लोकतांत्रिक देश को परिपूर्ण करना है, इसके लिए भी हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अगला पॉइंट हम इसी में ही देखेंगे कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए, जहाँ पर हमारे आधी आबादी लगभग जो पुरुषों की है वो भागीदारी कर रही है, और इसके दोगुने हाथों को अगर श्रम दे दिया जाए, रोजगार दे दी जाए, उसको भी सशक्त बना दिया जाए तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो भी दोगुनी तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ ये देखा कि हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। एक और कारण है कि है महिलाओं की जो आज हमें सशक्त करना पड़ रहा है, यानी कि इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हैं जिससे उनको हमें संबलता देनी पड़ रही है, जिससे हमें उनको मजबूत बनाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारा समाज में एक जो परिभाषा है कि इज्जत और सम्मान, सारा का सारा इज्जत और सम्मान वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं, बेटियों या पत्नी, इनके नाम पर ही लगा रहता है। और यही कारण है कि आज हमारे जो बेटे हैं वो इस जो इज्जत और सम्मान की परिभाषा से बाहर निकल जा रहे हैं, और उसी की वजह से जो इतने सारे लैंगिक अपराध जो घटित हो रहे हैं। तो जो इज्जत की परिभाषा भी, अगर समाज की इज्जत की परिभाषा बदल दी जाए या बदलने की कोशिश की जाए तब भी हम महिला सशक्तिकरण का परिपूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि महिला सशक्तिकरण किन किन क्षेत्रों में करना आवश्यक है। तो हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक कोई भी ऐसी रूढ़ियां, परंपराएं जो महिलाओं के विकास को अवरुद्ध कर रही है, जो महिलाओं को कमजोर कर रही है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे हमारी बाल विवाह जैसी परंपराएं हो जो कि अब बहुत कम मात्रा में रह गई हैं, सीमित ही है, वो सीमित क्षेत्रों में ही है, लेकिन अभी भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं, या बहु विवाह जैसी प्रथाएं, कहीं ना कहीं इन सब से भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की जो विचार है उसको कमजोर किया है, या महिलाओं को कमजोर किया है, या सामाजिक कई अन्य प्रथाएं हैं, परंपराएं, संस्कार हैं, उनको लेकर भी हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण कमजोर हुआ है। अगला सशक्तिकरण का क्षेत्र है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों में भी हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक में चाहे वो
संगठित क्षेत्र में रोजगार हो, असंगठित क्षेत्र में रोजगार हो, या फिर सेवाएं हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन सब में जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा महिला सशक्तिकरण देखा जा सकता है। यहाँ पर सशक्तिकरण का एक और हम अर्थ या उसका अभिप्राय देख सकते हैं, स्वामित्व की भावना या स्वामित्व का विचार। जब तक महिलाओं के लिए स्वामित्व का विचार स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक उनका सशक्तिकरण किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता है। और इसी विचारधारा के तहत सरकार ने महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के तहत कई सारे नियम बनाए, जैसे कि अगर उनके नाम से कोई संपत्ति ली जाती है तो उस पर कर में छूट मिलेगी, या कहीं इसका सीधा सीधा सा मतलब था कि महिलाओं का लिए भी संपत्ति स्वामित्व की भावना बने। लेकिन वो सारे विचार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर में छूट लेने को लेकर ही रह गए, वहां पर महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी तरह से नहीं हो पाया। तो यहाँ आर्थिक गतिविधियों में जितना ज्यादा से ज्यादा इनकी भागीदारी होगी उतनी ही ज्यादा महिला सशक्तिकरण हम देख सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में हम देखें महिला सशक्तिकरण को, तो शुरुआत से ही महिलाओं का राजनीति से अगर हम प्रारंभिक इतिहास में देखें तो बहुत ज्यादा योगदान या सहभागिता नहीं रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान बना तो संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए जहां महिलाओं के लिए समानता और राजनीतिक सहभागिता जैसी विचार दिए गए। इसमें सबसे बड़ा विचार है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है, जो सहभागिता के हिसाब से देखें तो कई कई राज्यों में 50% से भी ज्यादा महिलाएं पंचायतों में देखी जा रही हैं। यहीं पर हाँ ये कह सकते हैं कि जो ये सहभागिता है वो भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो पति प्रधान का कॉन्सेप्ट है कि महिला प्रधान तो है लेकिन वहाँ भी वो बहुत बड़े निर्णय या कहें कि कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के ही उस पर चलती रहती है या पति के निर्णय पर ही चलती रहती है, वो सिर्फ नाम प्रधान होती है। तो यहाँ भी एक सरकार ने प्रावधान दिया लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग सशक्तिकरण को लेकर नहीं हो पा रहा है, और मांग की जा रही है कि भारत की संसद और विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहे जी जी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर जो राजनैतिक सशक्तिकरण की बात हो रही है, हमने पंचायतों में अपने यहाँ 33% आरक्षण दे दिया है, लेकिन अभी भी अगर हम अपनी संसद और विधानसभाओं की बात करें तो विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो अफ्रीकी देश है या अनडेवलप्ड देश हैं, उनकी संसद में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है, या कहें भारत की जो संसद में भागीदारी है उससे काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हमें सशक्त बनाना है महिलाओं को तो ये भी पक्ष देते हैं कि उनकी राजनीतिक भागीदारी संसद में या विधानसभाओं में भी बढ़ानी पड़ेगी, और इसको लेकर कई बार बिल लाया गया लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो हमें अभी सशक्तिकरण के जो ये अभियान चल रहा है इसमें इंतजार करना है कि कब वो बिल पास हो और महिलाओं को राजनीतिक जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। और यहाँ पर अगर हम देखें सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण में शैक्षणिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार दिया जाए उनको, खास तौर पर एक ऐसा वर्ग जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र परिवेश हो गया, या तो ऐसे जो जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है, वहाँ पर महिलाएं अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है, वहाँ पर सशक्तिकरण शिक्षा की ओर लाना एक सशक्तिकरण का ही एक पार्ट है, एक भाग है। हम अपने यहाँ अगर देखते भी हैं तो जब शिक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही लड़का और लड़की शिक्षा को देखें तो एक परिवार है वो लड़के
की शिक्षा के लिए कोई अच्छी शिक्षा या अच्छा स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या कहीं भी भेजेगा उसको, या ट्यूशन एक्स्ट्रा लगाएगा, लेकिन अगर उसकी बेटी भी उतनी ही योग्य है या उससे ज़्यादा योग्य है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वहीं प्राइमरी स्कूल या आस-पास के किसी स्कूल में ही उसका दाखिला करा दिया जाता है। ये जो असमानता है, ये भी महिलाओं को या कहें बच्चियों को कमज़ोर कर रही है। यहीं पर अगर हम सरकार की तरफ से भी देखें तो सरकार की तरफ से कई सारे प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान में शुरुआत जैसे संविधान लिखा गया वैसे ही महिलाओं को बराबरी का और समानता का दर्जा दिया गया। मौलिक अधिकारों में भी कहा गया सभी को समानता, किसी भी तरह से लैंगिक असमानता को प्रतिबंधित किया गया है। विभिन्न तत्वों में हमारा कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों सभी को दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर हम आज देखें असंगठित क्षेत्र में या जितने भी आपके कारखाना क्षेत्र हैं या जो फुटकर क्षेत्र है वहाँ पर देखें तो जो वेतन है वो पुरुष और महिला को कम दिया जाता है, पुरुष की अपेक्षा महिला को, और उसका सीधा सीधा सा कारण है कि महिला उतने ही घंटों में कम काम कर पाएगी पुरुष की अपेक्षा। तो ये सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जहाँ जहाँ पे जो महिलाओं की मजबूती को या महिलाओं के सशक्तिकरण को कम कर रहे हैं, इनको हमें ध्यान देना होगा। फिर हम आते हैं कि हमारा कानून किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण कर रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे इनकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। उसमें सबसे पहला या प्रमुख है दहेज प्रतिषेध कानून, उत्तराधिकार कानून, जिसमें उत्तराधिकार का जो नियम बनाया गया है वो महिलाओं को भी या बेटियों को भी उत्तराधिकार संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। एकल विवाह कानून है, इसमें भी महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। कन्या भ्रूण हत्या जिसको भी कहते हैं, इसके माध्यम से भी है सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। पॉक्सो एक्ट है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि विभिन्न प्रकार के जो रेप जैसी घटनाएं हो रही है उन पर नियंत्रण करने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। महिला हिंसा, वो चाहे घरेलू महिला हिंसा हो या बाहरी महिला हिंसा हो, इसको नियंत्रित करने के लिए भी महिला हिंसा एक्ट बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया कि कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो अति संवेदनशील है और उतना अन्य क्षेत्र है उतना महत्व तो नहीं दिया गया, तो इसलिए महिलाओं, खास तौर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग दिया गया है कि महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं हैं उन पर यही नजर रखेंगी। और इसी के साथ साथ में ही विशाखा गाइडलाइन बहुत चर्चित और बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर जो कार्यकारी महिलाएं हैं, जो कार्य स्थल पर जो उनका मानसिक या शारीरिक शोषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए विशाखा गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। ये भी एक बड़ा कानूनी हथियार है महिलाओं के लिए जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह से बहुत सारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिनके द्वारा न सिर्फ उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। उसमें हम देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, आपका उज्ज्वला योजना है, यहाँ पर महिला जो मुखिया है उसके नाम से गैस कनेक्शन देकर कहीं ना कहीं उसको घर में इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी के साथ साथ में मुद्रा योजना के द्वारा जो स्टार्टअप जो महिलाएं हैं कार्यकारी अपना कोई भी छोटा सा कार्य करने के लिए अगर उनको कोई लोन की व्यवस्था जरूरत है तो मुद्रा योजना के तहत उनको मिल जाता है। स्टार्टअप योजना भी महिलाओं को वरीयता दी गई है कि यहाँ से उनको आसानी से स्टार्टअप के लिए भी लोन मिल जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी महिलाओं का कोई भी अपना कार्य छोटा सा कार्य शुरू करने के लिए सरकारी सहायता मिल जाएगी। तो इस तरह से सरकार के द्वारा कई तरह से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओवरऑल सारी चीजों को अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण अभियान चलाए हुए जितना समय हुआ है या जितना भी इसमें
क्रियाएं हुई हैं उनको उतनी सफलता अभी तक नहीं मिली है जितनी सफलता अपेक्षित की गई थी। यहाँ पर अगर हम देखें सशक्तिकरण, अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल ही सशक्तिकरण नहीं हुआ है, जागरूकता आई है और महिलाएं सशक्त हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सशक्तिकरण एक वर्ग विशेष तक सीमित रह गया है। अगर हम सशक्तिकरण को देखें, शैक्षिक चीजें देखें तो शहरों तक सीमित हो गई है। शहरों में अगर जॉब को लेकर अगर जागरूकता आई है तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा आई है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इससे दूर है, या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी भी सशक्तिकरण जैसी चीजों से दूर है। दूसरी तरफ से हम देखें अगर यहाँ पर कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, खास तौर पे वो जो कृषि कार्य में जुटी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है, ज्यादा शिक्षित नहीं है या ज्यादा जागरूक नहीं है, उन तक भी हमारा महिला सशक्तिकरण का अभियान अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है, या कहीं वो भी यहाँ से काफी दूर है। सीधा सा एक अगर हम देखें कि जो कृषि कार्य है उसमें बराबर की सहभागिता महिलाओं की होती है, पुरुषों के बराबर ही महिला कृषि कार्य में होती है, लेकिन जब भी फसल तैयार होकर घर आती है और उस आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। राकेश सर देखिए मैम की आवाज सर की मैम की नहीं आ रही है। धन्यवाद ज्ञापन करिए सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम का धन्यवाद। मैम चलिए मैम जुड़ी है ना? हाँ जुड़ी हैं। जुड़ी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कंक्लूड करना। मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। डिस्कनेक्ट हो गई। 10 मिनट टाइम बचा है, रिमाइंडर आ गया। अच्छा, मीता मैडम जुड़ी हैं क्या? मैम को जोड़े, आ रही है फिर से वो। अच्छा जोड़िए। तुरंत धन्यवाद ज्ञापन करिए। तलत मैडम लगता है डिस्कनेक्ट हो गई। जी जी मीता मैडम, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर पहुंच रही है जी। मैम से करवा देते हैं। चलिए अभी मैम करेक्ट हो रही था, मैम से थोड़ा कंक्लूड करा लीजिए फिर इसके बाद। हाँ इसीलिए 9 मिनट टाइम बचा है। अच्छा देखिए, एक बार जुड़ जाए तो 2 मिनट 3 मिनट में कर देंगे, वो बता दिया जाएगा। 5 नीलम मैम जुड़ गई हैं। जी मैडम। उनका ऑडियो ऑफ है। मैम प्लीज ऑडियो ऑन करिए, म्यूट ऑन करिए मैम। थैंक यू मैम। चलिए मैडम प्लीज गो ऑन।
ज्यादा इशू हो रहा है आवाज का या नेटवर्क का, तो मैं चाहूंगी मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करके और आप लोगों में से किसी को भी मौका दिया जाए जिससे प्रॉपर तरीके से आवाज आ। हेलो, हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू। जी 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 मैम, आ रही आ है, रही continue। आ रही। जी, तो मैं यही चाहूंगी कि हमारा जो ये मिशन है उसकी सफलता पे अगर हम देखें, हम अपनी बात जल्दी से खत्म करेंगे। यहाँ बहुत सारा अवरोध है मेरी वजह से हो पा रही है। तो मैं लास्ट में बस कहूँगी कि जो हमारा महिला सशक्तिकरण व्यक्ति, एक वर्ग या एक समाज की बात नहीं है या एक सरकार का ये काम नहीं है, काम हम सबका है और हम सबको जब तक इसमें जुटेंगे नहीं तब तक हम इसको आगे तक नहीं या सफलता पूर्वक इसको आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या नीतियां बनाने वाली संस्था हो या इसको एग्जीक्यूट करने वाली संस्था हो, घर हो और एक व्यक्ति, समाज, एक गांव या एक देश हो, हम सबको इसमें अपने पूरे मनोयोग से लगना होगा और महिलाओं के समर्थन के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को खुद ही इसमें आगे आना पड़ेगा। जब तक वो स्वयं इसके लिए जागरूक नहीं होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे काम करना है या किसी अपराध। आवाज मैडम फिर आपकी नहीं आ रही से, ये हम कम लोगों आ रही तक है। आवाज कम आ ठीक है रही है मैम, आवाज। 5 मिनट टाइम बचा है मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, आ रही है, स्लो आ रही है। स्लो आ रही, बहुत स्लो आ रही। मैं ये चाहूंगी कि अब क्योंकि यहाँ काफी इशू है आवाज का, तो किसी दूसरे वक्ता को किया जाए, ये जो बचा हुआ समय है तो वो उपयोग में ले आए। हाँ थैंक हाँ यू मैम। मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए अभी आप सभी लोगों का आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता मैडम नीलम राजपूत जी, डिप्टी जेलर आजमगढ़, हम सभी को अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान से लाभान्वित करा रही थी, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया मैम ने। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जो कानूनी मदद हो सकती है उसको सशक्त बनाने के लिए उन पर विस्तार से चर्चा कर रही थी। मैं आज की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मीता सरल मैम से अनुरोध करूंगा। मैम को धन्यवाद देते हुए सभी प्रतिभागियों के भी उनके प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। डॉक्टर मीता सरल मैम। Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. It was very nice and informative lecture. मैम आपने बहुत अच्छे से जेंडर इक्वालिटी पर चर्चा किया और आपने बताया कि महिलाएं अपनी फैमिली की मेजर डिसीजन मेकर तक नहीं है, घर के किसी भी मामलों में उनकी बहुत महती भूमिका डिसीजन में नहीं रहती है, जो ये बहुत जरूरी है कि जिस दिन वो अपने परिवार की मेजर डिसीजन मेकर बनेंगी उनको ये लगेगा कि वो सशक्त हैं, वो परिवार के लिए अहम है। और आपने बहुत अच्छे से राइट टू एजुकेशन को बताया कि एजुकेट होंगी तभी वो अपने अधिकारों को जानेंगी और उनका एम्पावरमेंट होगा। इसके अलावा आपने नेशनल विमेन कमीशन के गठन से भी बताया कि महिलाओं को बहुत उम्मीद जगी है, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे मामले कमीशन तक उठा सकती हैं। और आपने बताया कि महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए महिलाओं को, बल्कि सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक इत्यादि में भी उनको सशक्त होने की जरूरत है। और आपने मिशन शक्ति के सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड आवर
हमारे कॉलेज के सब बुद्धिजीवी प्रवक्ता और सारे लिसनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक 5 बजे फिर मिलेंगे। जी जी थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. It was very nice.